मैंने 20 से ज्यादा एग्जाम लिखे जिसमें मैं असफल रहा, लगातार असफल रहा। एग्जाम लिखा, ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से मेरा सिलेक्शन इसरो में हो पाया। तरह तरह के एग्जाम के लिए मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की है, फ्री में वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। पे इस इसरो एग्जाम के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया था जी। उससे पढ़ा, और बहुत सारे चैनल है, मैंने कोई पर्टिकुलर एक चैनल से नहीं पढ़ा। नहीं, मैं फ्री क्लासेस देखता था, मैं कभी यूट्यूब की लाइव क्लासेस नहीं देखता। सकते हैं हाँ, बिल्कुल यूट्यूब से पढ़ सकते हैं वो। तो जैसे एक मोबाइल फोन चाहिए, जो कि गांव के लोग का ऐसा मानना है कि मोबाइल से बच्चे खराब हो जाते हैं। मजबूरी गरीबी हमारा बेटा ने बहुत लगन से उन्होंने हमारा सम्मान में इतना गदगद हो गए कि हमारा बेटा ने कितना खुशहाल हम सबको कर दिया। एक सोच आए कि हम भी भाई की तरह कुछ अच्छा ही करेंगे जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूँ शिव कुमार चौधरी। आज हम दुवलिया विकास खंड के अंतर्गत भकरही गांव में मौजूद हैं, जहां पर अभाव में अपना प्रभाव छोड़ करके दिखा रहे हैं बौद्ध मणि गौतम ने। इन्होंने इसरो में वैज्ञानिक के पद पे चयन होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। पूरे ग्राम पंचायत के लोग इनके घर पे पहुंचे और फूल माला पहना के इनका भव्य स्वागत किए। आज हम इनके घर पे आए हुए हैं और इनका इंटरव्यू आपको हम दिखाएंगे। निश्चित तौर पे आपको ये इंटरव्यू में तमाम जानकारियां ऐसे मिलेंगी कि किस कठिनाई से गुजर करके और ये आगे बढ़े हैं। और इनके माता पिता, माता जो है एक मनरेगा मजदूर में काम करती हैं, घर पे गृहस्थी का काम करती हैं, और पिताजी एक मजदूर हैं। और इन लोगों ने मिलके अपने बेटे को आसमान, जिसको कहते हैं आसमान पे उठाया है, और एक वैज्ञानिक बन करके इन्होंने इस ग्रामीण इलाके का नाम रोशन किया है। यह क्षेत्र जो है सरजू और मनवर के बीच का है, जिसको हम लोग द्वाबा के नाम से जानते हैं। और इस द्वाबा के क्षेत्र में एक से एक ऐसी प्रतिभाएं निकल रही हैं जो हम आपके बीच में लगातार प्रतिभाओं को लेके आ रहे हैं। आज हम ये प्रतिभा को लेके आए हैं जो इन्होंने इसरो में वैज्ञानिक के पद पे इनका चयन हुआ है। इनका जो घर है ये गांव में है और सीमित संसाधन में इन्होंने पढ़ा है। वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर मेहनत करने की कुव्वत हो तो संसाधन माने नहीं रखता है, आपके पैसे और रुपए माने नहीं रखते हैं, सिर्फ प्रतिभा होनी चाहिए। क्या नाम भैया? मेरा नाम बौद्ध मणि गौतम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ग्रामीण इलाके के उन युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आपका जो सफर है कैसा रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई थी? सर, जब मैं यहाँ से निकला था हाई स्कूल के बाद से मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्र से बाहर का रास्ता देखा। मैं 2012 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में एडमिशन लिया, पॉलिटेक्निक करने गया। पॉलिटेक्निक के बाद मैंने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से बीटेक किया। बीटेक 2018 में उत्तीर्ण करने के बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने लगा। उस दौरान भी मुझे पता नहीं था कि मुझे किसी विशेष जॉब की तैयारी करनी है जी। मैं सामान्य विद्यार्थी की तरीके से अलग अलग फॉर्म भरता रहा, उसकी तैयारी करता रहा। बहुत सारी असफलताएं हुई जी। मैंने 20 से ज्यादा एग्जाम लिखे जिसमें मैं असफल रहा, लगातार असफल रहा। कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बहुत सबकी खराब हुई, मेरी भी खराब हुई। उस दौरान पढ़ाई में भी बहुत सारी बाधाएं आई, घर आना पड़ा। घर आने के बाद में और भी स्थिति डगमगा जाती है। यहाँ पे बिजली की समस्या, खान पान की समस्या, समय का उतना मतलब कि समय पे हम लोग कोई भी चीज करने में बहुत ही दिक्कत होती है घर पे। फिर यहाँ से हम लोग कैसे भी करके फिर से दोबारा गए, तैयारी को शुरू किया। और उसी बीच मैंने एग्जाम लिखा, ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से मेरा सिलेक्शन इसरो में हो पाया। तो ये हमारी बात हो रही थी, आपकी बातचीत चल रही थी, आपने कहा कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा। हाँ, तो कितना यूट्यूब से पढ़े? यूट्यूब आप लोगों के लिए कितना मददगार साबित हो रहा है? नहीं, 2018 के बाद से तो शुरुआत में यूट्यूब 1-2 सालों तक उतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन लगातार यूट्यूब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता गया है जी। और अब तो यूट्यूब पे मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी उच्च तैयारी के लिए भी अच्छे टीचर और अच्छी गुणवत्ता के स्टडी मटेरियल मौजूद हैं। तो मैं लगातार यूट्यूब देखता रहा। तरह तरह के एग्जाम के लिए मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की है, फ्री में वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, तो मैं वहां से ही पढ़ पाया हूँ। इसके लिए कोई कोचिंग आपने नहीं किया? नहीं, मैंने विशेष तौर पे इस इसरो एग्जाम के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया था जी। यूट्यूब से ही पढ़े? हाँ, मैंने यूट्यूब से पढ़ा और बहुत सारे चैनल है। मैंने कोई पर्टिकुलर एक चैनल से नहीं पढ़ा। मैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट और जो टीचर मुझे पसंद आते थे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, मैं उस टीचर से खास तौर से पढ़ता था। और मैंने एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। क्या यूट्यूब में पैसा लगा के पढ़े कि वही फ्री वाला? नहीं, मैं फ्री क्लासेस देखता था। मैं कभी यूट्यूब की लाइव क्लासेस नहीं देखता था। जो उनके रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे पड़े होते हैं मैं उसको देखता था। तो ये बताइए कि जो हमारे छात्र गांव में हैं, तैयारी करना चाहें और उनकी क्षमता नहीं है कि इलाहाबाद चले जाएं या बनारस चले जाएं या दिल्ली चले जाएं या कोटा चले जाएं, कहीं ना जाने की इच्छा, क्या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूट्यूब से पढ़ सकते हैं वो। बस उनके साथ में चाहिए, उनके गार्जियन को पहले तो अपने विद्यार्थी अपने
बच्चे को सही समय देना चाहिए, उनको ग्रामीण क्षेत्र के जो काम होते हैं उनसे अलग रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय दे और उनके साथ थोड़ी फैसिलिटी की जरूरत है। जैसे एक मोबाइल फोन चाहिए, जो कि गांव के लोग का ऐसा मानना है कि मोबाइल से बच्चे खराब हो जाते हैं, तो उनको इसके प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। बच्चे पे भरोसा रखिए, जो उसकी सुविधाएं हैं उसको अपने घर पे मौजूद कराइए, यकीनन बच्चे अच्छा कर पाएंगे इस क्षेत्र में। गांव में जब आप पढ़ते थे हाई स्कूल या इंटर में तो लाइट नहीं हुआ करती थी, आपने कैसे पढ़ा? 2012 के दौरान लाइट तो लग गई थी, पर समय पे लाइट नहीं हुआ करती थी, आती नहीं थी। कि जिस समय पढ़ाई करने का जो समय होता था सुबह और शाम को, उस समय लाइट नहीं थी, तो लालटेन और लैंप हुआ करते थे, तो उसमें हमने उसके सहारे पढ़ाई की और बीच बीच में लाइट का भी हमने उपयोग किया है पर ज्यादातर पढ़ाई लैंप और लालटेन की मदद से हुई है। जो बच्चे हमारे भी हाई स्कूल या इंटर में हैं, अगर वो आप जैसे पद पे जाना चाहें, वैज्ञानिक बनना चाहे, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो उनको खुद को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वो ऐसा कर सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी समुदाय जगह जहाँ से हो, उनको अपने रिसोर्सेज को पहले इकट्ठा करना चाहिए। आपके पास पैसा है तो आपको डेफिनेटली अच्छी कोचिंग में जाना चाहिए, नहीं है तो उसके बाद आपको यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए। यूट्यूब पे आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। पहले आप उस पर मेहनत करिए, एक एक चीज को लिखते जाइए, अपनी एक नोट्स बना लीजिए। यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं जो आपको पसंद आते हैं, टीचर्स हैं, उनका नाम लिख लीजिए, क्या सब्जेक्ट किन से पढ़ना है उसको करिए। और आप हो सकता है कि पहले दूसरे तीसरे प्रयास तक आपको सफलता ना मिले, पर इस पे आपको विश्वास रखना है कि पहले आपको सिलेबस कवर करना है। जब एक बार अपना सिलेबस कवर कर लेंगे उसके बाद आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती रहेगी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आप पहली बार आए, यहाँ पर आए, तो आपका स्वागत करने के लिए लोग विशेषज्ञ से ही लग गए, फूलमाला लोगों ने पहनाया, यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिली जो हमने वीडियो में देखा। जी सर। आपको कैसा लगा? सर मतलब असली आनंद तो गांव में आने के बाद लगा। नौकरी लगी जब तो बस ये लगा कि चलो अब पढ़ाई नहीं करना है, आगे की जो तकलीफें हैं वो हल हो सकती हैं। खुशी का माहौल था, पर जो आनंद की अनुभूति हुई वो गांव में आए, गांव के लोगों का इतना आदर सम्मान करते हुए जब महसूस किया तो बहुत ही गौरवान्वित पल था वो हमारे लिए। और इसके लिए मैं अपने सभी ग्रामीण क्षेत्र गाँव वासियों सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जी, ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट निकला, पहली बार आपने देखा, क्योंकि आपने बताया कि हम 20 परीक्षा दे चुके हैं, उसमें असफल हुए, ठीक, तो आपने सूचना किसको दी? नहीं, पहले तो डाउट में थे कि मतलब ये हो सकता है कि नहीं, लगता था कि बताएं कि अभी ना बताएं या पूरा ज्वाइनिंग का इंतजार करें। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद में हम बताते हैं, लोगों में खुशी का माहौल रहता है, लेकिन रिजल्ट का फाइनल ज्वाइनिंग के समय में कुछ नतीजे चेंज हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा इंतजार किया। पहले तो अपने रूम पार्टनर दोस्तों को बताया कि यार ऐसा हुआ है, तो खुशी था, मन करता था घर पे बताए, फिर कैसे बताए कि एकदम अचानक से। तो मम्मी को मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया कि हाँ मम्मी मेरा चयन हुआ है। आपको कैसा लगा? क्योंकि 20 बार परीक्षा देने के बाद आप इसमें चयन हुए, तो कैसा महसूस किया? उस खुशी का इजहार आपने कैसे किया? हाँ, मैंने मतलब एकदम से शरीर कांप रहा है कि अभी तो मतलब एकदम से सिलेक्शन हो गया है। मुझे खुद ही भी यकीन नहीं था कि मैं इसरो में जा सकता हूँ। मतलब ऐसा वो एक ड्रीम जॉब होती है हर किसी, मतलब कि जो भी बीटेक करता है, डिप्लोमा करता है, सबकी अपनी सोच होती है कि ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, पर ये अवसर बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है। मुझे मिला तो मतलब ऐसे लगता था कि और वो भी मतलब मिलने के बाद में भी एक ऐसा सपना जैसा लगता था कि अभी हम कैसे कर पाएंगे। तो मम्मी को मैंने बड़े साहस से बताया कि मम्मी मतलब हो गया है। उस समय तो मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी कहते हुए। मम्मी का भी मतलब ऐसा ही कुछ हाल रहा है। तो इस तरीके से हमने कुछ अपनी बातें मम्मी से कही। ठीक, वैज्ञानिक बन के आप कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जो सबका हित हो? नहीं, अभी वैज्ञानिक सहायक होने के साथ अभी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है हर एक समस्या को देखने का, वो नजरिया होना बहुत ही जरूरी है। अभी वहाँ पे डिपार्टमेंट के हिसाब से काम होता है, लेकिन अपने जीवन शैली में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूंगा कि अपने जीवन के हर एक हिस्से में मैं उसी सिद्धांत का पालन करता रहूं, जो सही को सही और गलत को गलत कह सके। मैं इस पे अपने आप को कायम रखने का प्रयास करूंगा। इसे सफलता में किसका आप देना चाहेंगे श्रेय? सबसे पहले तो माता पिता जिन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया, उनको लगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जबकि यकीनन कहूँ तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। और उन लोगों ने इतना भरोसा दिखाया तो मैं पीछे हटने से कई बार खुद को रोकता था कि अगर मैं पीछे हट जाऊंगा, मना कर दूंगा तो मैं उनका भरोसा तोड़ूंगा, वापस चला जाऊंगा, गाँव में बदनामी होगी, गाँव के नए बच्चे को अवसर नहीं मिल पाएगा, लोग मेरा एग्जाम्पल देंगे कि उनके बच्चे ने ऐसा किया, उनसे नहीं हो पाया, तुम भी ऐसा करोगे। तो सबसे पहले तो मैं माता पिता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, और साथ ही अपने गुरुजन का, रामचंद्र गुरुजी, राजकुमार गुरुजी, जिन्होंने मुझे समय समय पर बहुत ही सहयोग किया। मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद में भी मुझे लोगों ने थोड़ा मिसगाइड किया,
वो इसलिए क्योंकि उनको सही मानने में जानकारी नहीं थी पॉलिटेक्निक क्या होता है। तो लोगों ने बोला कि आप अभी हाई स्कूल के बाद में जा रहे हैं, इंटर नहीं किए हैं, इंटर करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको आगे चल के इसका नुकसान होगा। पर उस समय गुरुजी लोगों ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, आपको अवसर मिला है, अवसर का फायदा लीजिए, आगे की चीज अभी आगे देखते हैं, अगर ऐसा रूल है तो आप करने जाइए, इस पे अभी आप विचार मत करिए। तो मैं उनका आज बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने सही समय पे गाइड किया। कोई ऐसा दौर बताइए कि जब आपको पैसे की सख्त जरूरत रही हो, आपके माता पिता ना दे पाए हों, आपकी परीक्षाएं छूट गई हों, आप परीक्षा ना दे पाए हों, उसका मलाल आज भी हो? नहीं, ऐसा इतना ज्यादा बुरा दौर नहीं आया कि अब मेरा पैसा ना होने की वजह से परीक्षा छूटी हो, क्योंकि माता पिता के पास पैसा ना होने से बहुत सारे दोस्त हैं जो वो थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। सबको इस बात का एहसास होता है कि एक एग्जाम की तैयारी के लिए सालों 6 महीने कई सालों मेहनत करनी पड़ती है, और वो एग्जाम मात्र हर घंटे 2 घंटे का होता है और उस समय पूरा ईमानदारी से एग्जाम लिखना होता है। तो ऐसे समय पे हर कोई पैसे से मदद करता है, लेकिन जब ऐसी समस्या आने लगी, खुद से महसूस होने लगी कि अभी पापा नहीं कर पा रहे, तो हमने कई बार दोस्तों के साथ में होम ट्यूशन वगैरह भी लिया है लखनऊ में। होम ट्यूशन आपने लिया? हाँ, होम ट्यूशन दिया है बच्चों को। दिए है? हाँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि शाम को अपने मोबाइल फोन पे पेपर बनाते थे कि अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए शाम के समय वहाँ पोल में दीवार पे जाके चिपकाते थे, लगा देते थे। हाँ, चिपकाते थे, शाम को चिपकाते थे कि थोड़ा कोई देखे जान पहचान का तो बेइज्जती ना महसूस हो। नंबर लिखा होता था होम ट्यूशन के लिए संपर्क करे। तो बहुत ज्यादा मैंने क्लासें नहीं ली, लगभग मैंने 7-8 महीने एक बच्चे को पढ़ाया। 8 महीने? हाँ, कितना मिला था उससे? मतलब मैं एक महीने का 2000 रुपए चार्ज करता था उसको जी। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग अपना खर्चा निकालने के लिए कि हम रूम का खर्चा दे पाए समय से, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है कि रूम का समय पे खर्चा देना, जो रूम मालिक होते हैं उनको समय पे चाहिए होता है, बाकी सब्जी के लिए और सब चीजों के लिए तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है जी। तो ये जरूर ये बताइए कि जब आप असफल हुए, तो जिससे बच्चे असफल हो जाते हैं, तो उनको क्या प्रेरणा देंगे, कैसे वो सफल होंगे? नहीं, देखिए, आपकी असफलता बताती है कि आप सफलता के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किए। मैंने कई एग्जाम लिखे, जब मैं असफल रहा तो मैंने ज्यादा परेशान नहीं हुआ जी। जो भी गुरुजन थे, मैंने उनसे बात किया कि सर ऐसा नहीं हो पाया, तो उन्होंने बोला कि तुम खुद से ईमानदारी से सोचो, ये सवाल मुझसे पूछने से पहले क्या तुमने ईमानदारी से सिलेबस कवर किया था? जो नोटिफिकेशन में उन्होंने सिलेबस दिया था कि यहाँ से सवाल आएंगे, क्या आपने वो पढ़ा था? तो बोलता था नहीं सर, पूरा तो नहीं पढ़े। तो बोले कि तो फिर मैं आपको इसमें क्या राय दूं? जब आपको पता है कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की थी, तो आप पहले पूरा ईमानदारी से पढ़िए, उसके बाद में खुद को सोचिए कि आप वो कमजोर विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं कि जिसको चीजें समझ नहीं आती है, या कामचोर विद्यार्थी से अपना संबंध रखते हैं। तो मैंने बोला सर मैं कामचोर वाले में से हूँ, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस ईमानदारी से नहीं पढ़ा। तो बोला कि फिर आप सिलेबस पढ़िए, और यही हल है, इस बात का सॉल्यूशन यही है कि जिस दिन आपने सिलेबस कर लिया उस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। एक इंटरव्यू में हमसे आपने कहा था कि मैं हाई स्कूल में पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था। जी जी बिल्कुल। उसके बाद हमने मेहनत किया, लगातार कठिनतम मेहनत किया, टाइम टेबल बनाया, वो पढ़ा, आज इस दौर पे इस मुकाम पे पहुंचा। जी हाँ, जी बिल्कुल। क्या था कि मैं 8वीं तक मेरे दोस्त ऐसे थे, जब मैं उनके साथ साइकिल से स्कूल जाता था, पिपरावली जाल, लगभग मेरे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 4 या 5। तो बीच में मैं क्या था कि मैं घूमने चला जाता था। स्कूल जाने के समय में मैं डैम पे, बंधे पे इधर उधर साइकिल से घूमता था, और जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो मैं उनके साथ साइकिल में दोस्तों के साथ वापस चला आता था। घर वालों को लगता था मैं पढ़ के आया हूँ, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। उस समय मेरे अंदर जो डर का कारण था कि मुझे स्कूल में पढ़ाई हुई चीजें बस क्लास तक ही समझ आती थी, जब मैं घर पे आता था तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि उसको होमवर्क को कैसे करना है। जो पढ़ना है मुझे पढ़ना तक नहीं आता था, इंग्लिश की अभी इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे तो इसके लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। अंदर से डर लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसका मेरे पास हल नहीं था। घर पे मम्मी पापा मुझे पढ़ा नहीं सकते थे, तो फिर मेरे दोस्त एक थे, उन्होंने बोला कि अभी ट्यूशन लेते हैं। एक गुरुजी हैं जो विशेषज्ञ में उस समय ट्यूशन स्टार्ट किए थे, मैं उनके पास गया, उनसे ट्यूशन किया, और लगभग 6-7 महीने ट्यूशन पढ़ने के बाद में, उनकी फीस बहुत कम थी उस समय ट्यूशन पढ़ाने की, उन्होंने नया स्टार्ट किया था, मैं अच्छा विद्यार्थी थोड़ा होने लगा, मुझे लगने लगा अंदर से कि अभी मुझे समझ में आ रहा है। तो उसके बाद से मैं रेगुलर क्लास करने लगा, और जो दोस्त थे जिनके साथ मैं क्लास बंक किया करता था, वो उनसे हमारी दोस्ती धीरे धीरे खत्म होने लगी, और फिर मैं अच्छे विद्यार्थी के साथ आ गया, और मैं हाई स्कूल में अच्छे नंबर से पास किया, और फिर एकदम से मेरा सब कुछ बदल गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम माता जी साहब की बात करते हैं। नाम क्या है आपका? कमलेश। आप माता जी हैं? जी सर। जब एक बेटा आसमान की सबसे ऊंचाई पे जाता है, वैज्ञानिक हुआ आपका बेटा, आपको कैसा लगा? हमको ऐसा लगा जी कि हमारी मजबूरी गरीबी हमारा बेटा ने जी बहुत लगन से
उन्होंने हमारा सम्मान करते हुए आगे नाम रोशन किया। हम इतना गदगद हो गए कि हमारा बेटा ने कितना खुशहाल हम सबको कर दिया कि हम इस लायक हो गए कि कम से कम बेटा का नाम रोशन हुआ, माता पिता के लेकर के वो सहारा आगे बढ़ते गया। हम अपने बेटा का कभी, जब हमारा बेटा कुछ निराश हुआ पैसा की वजह से, मजबूरी से, बहन थी उससे पूछता था कि पापा काम करते हैं कि नहीं। वो कहते हैं भैया कहीं काम करते हैं, पैसा नहीं है मम्मी के पास। हम जब फोन करते हैं कि भैया बोलिए आपके क्या परेशानी है, नहीं मम्मी कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम जानती थी ना कि हम इतना पैसा दिया हमारे बेटा के पास नहीं होगा। निराश हुआ तो हमको ऐसा चोट लगी कि अगर हम बेटा को ढील देंगे हमारा बेटा सफल नहीं होगा। इसलिए मजबूरी उनके मुंह से ना सुनते हुए उनकी दर्द हमको असर पहुंची। हमने यही बोला कि बेटा तुम निराश मत होना, तुम जितना कर पाओ बेटा, हमारे दिमाग नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तू अपने दिमाग से चलते हो तो अपने दिमाग से चलते रहना। अभी हम हैं, जिसके माता पिता रहते हैं उसके लड़कन के कोई तकलीफ नहीं देख सकते हैं, तो बेटा तुम आगे बढ़ना, अगर जरूरत है तो हम हैं, नहीं है तो हमारे जो इतना तक हम सोचे कि हमारे जो 2-4 चीज बिके हैं हमको मैंने हम गिरवी रख देंगे, हम गिरवी रख के तुमको देंगे। अगर उसे नहीं मैनेज होगा, जो हमारे 2-4 बिस्सा जमीन है हम उसको गिरवी धरेंगे बेटा, उससे आगे बढ़ना। अगर उससे नहीं सफल होगा तो हितनाथ है, गांव गढ़ी है, हम उससे लेंगे। अगर उससे नहीं मैनेज होगा तो हम कर्जा ब्याज पे लाएंगे। बेटा तुम आगे बढ़ते जाओ, हमारा यही तमन्ना है, यही हमारा मनोकामना है। बेटा तुम पीछे मत रहना, हम कीचड़ में लोटी हूँ लेकिन अपने से बढ़ के तुम्हें हम सुख शांति देखती चाहती हूँ कि बेटा तू आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ बेटा, आगे बढ़ते जाओ। ये बताओ, इसलिए हम उनको हौसला बुलंद कभी तोड़ा नहीं। कि बहुत से लोग कहते हैं कि तुम इतना परेशान रहती हो, तुम्हारा बेटा कहीं कोई कंपनी में ज्वाइन कर लिए, कुछ हल कर लिए, तो हम सोचे कि नहीं इससे काम नहीं होगा। जब 2 काम करेगा हमारा बेटा तो आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो बेटा ऐसा कुछ करो कि तुम आगे बढ़ते जाओ, जब कुछ करेगा हम निभाएंगे, तुम आगे बढ़ते रहो। ये बताओ कि जब आपको आपके बेटा ने सूचना दिया कि मेरा चयन वैज्ञानिक के पद पे हो गया, आपने खुशी को कैसे जाहिर किया? हमें ऐसा जाहिर हुआ कि हे प्रभु परमात्मा, ये सब गुरु गोविंदा, पंच अधिकारी, गांव मोहल्ला सबकी दुआएं लगी, मेरे बेटा के बुद्धि विचार आगे बढ़ी। और हर एक माता पिता के ही कर्तव्य बनता है कि हम भूखे प्यासे बने भले रह जाएं लेकिन हमारा बेटा हमारे सामने खुशहाल रहे। तो ऐसी माताओं को, ऐसे भावकों को आप क्या संदेश देंगी जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने जो भी बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगी? मैं यही संदेश दूंगी कि हर एक माता बहन जो क्यों है अपने बच्चे के लिए कभी दबाव न डालें। अगर बेटा न सफल हुआ तो उसके ऊपर डांट न डालें। आपने डांटा था कि नहीं? नहीं, हमने बता रहे हैं 20 बार हमने परीक्षा दिया और 20 बार हम असफल हुए, क्या आपने ये नहीं कहा कि बेटा चले आओ? नहीं, हम कभी नहीं बोला। आपने मनोबल को बढ़ाया बेटा? हम मनोबल बढ़ाया बेटा, आज नहीं हुए तो काल होगे, काल नहीं होगे तो पर होगे जरूर बेटा, आशा मत तोड़ना। बिल्कुल आशा ना, हौसला बुलंद करते रहना बेटा, हौसला बुलंद करते करते तुम आगे बढ़ जाओगे। हमारा यही दिन रात यही मनोकामना है कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ सफलता जाए। आपका बेटा जब गांव पे पहुंचा, हमने उस वीडियो को देखा, काफी भीड़ थी, लोग फूल माला पहना रहे थे, आपको उस समय कैसा लग रहा था? हमें यही लग रहा था कि माता पिता का कर्तव्य यही हुआ कि बेटा ने खूब आगे मेहनत किया, हमारे बहुत करने से नहीं हुआ, वो अपने खूब मेहनत करने से हुआ, अपनी बुद्धि दिमाग से करने से हुआ। तो सब माता बहना जितना है सब यही देख करके अपनी मजबूरी गरीबी बेशक अपना सहाय लेकिन अपने बच्चे को आगे बढ़ाते रहे। तो आपने देखा कि ये हम दिखा रहे थे कि इनके घर से मैं इंटरव्यू कर रहा था। निश्चित तौर पे इनकी माता और इनके पिता ने अथक प्रयास करके, अथक मेहनत करके अपने पेट को काट करके बच्चे को इस मुकाम पे पहुंचाए हैं कि जहां पर आज ये पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्होंने अपने गांव सहित पूरे बस्ती जिले का नाम रोशन किया है। इनका गांव में पहुंचने के बाद भव्य स्वागत किया गया है। ये और मजबूरियों से गुजरे हुए हैं, जहां पर दीपक से पढ़ाई करते थे, लैम्प से पढ़ाई करते थे, आज जमाना आधुनिक हो गया है। कोचिंग नहीं की इन्होंने, यूट्यूब से पढ़ के इन्होंने फ्री
क्लासेस को लेकर के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बेटा जी क्या नाम है? सर मेरा नाम बेबी है। पढ़ के क्या बनोगी? आपका भाई तो वैज्ञानिक बनेगा। बन गया। यस सर। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या बनोगी? अभी सर मैं तो बीएड कर रही हूँ। बीएड करने से लोग टीचर ही बनते हैं, मैं भी टीचर बनूंगी। जी यस सर। एक आदर्श टीचर बनोगी। यस। ये ठीक है। आपको कैसा लगा जब आपका घर पे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। मेरे भी अंदर एक सोच आई कि हम भी भाई की तरह कुछ अच्छा ही करेंगे जी। जिस तरह से मेरा भी इस तरह कुछ काम करें जी, जिससे मेरा भी स्वागत किया जाए इसी तरह। जी तो देखिए हमने परिवार के साथ आपको मिलवाए। निश्चित तौर पे अगर सच्चे ईमानदारी से और लगन से निष्ठा के साथ मेहनत किया जाए तो सफलताएं अवश्य मिलती है। ऐसा ही इन्होंने करके किया है कि कठिन परिश्रम करने के बाद इनकी सफलताएं मिली है और इसरो में वैज्ञानिक के पद पे चयन हुए हैं। पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है। आपको बता दें कि ये राम जानकी मार्ग का द्वाबा क्षेत्र है। यहाँ पर हर प्रतियोगिता में, चाहे वो जिस स्तर की प्रतियोगिता हो, देश स्तर की प्रतियोगिता हो, उस स्तर के बच्चे भी यहाँ पर निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर अब ग्रामीण इलाके में जो पढ़ाई का माहौल है लगातार बदलता नजर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है विशेषरगंज के और इसी ग्राम पंचायत के हैं डॉक्टर राजवंत सिंह, समाज सेवी है। सर जी आपके क्षेत्र में तमाम प्रतिभाएं हैं, आप लोगों ने बहुत लोगों को सम्मान किया है। आज हमको देखने को मिला कि आपके क्षेत्र का इसरो में वैज्ञानिक हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए हम लोग पूरी ग्राम सभा बहुत खुश है जी, क्षेत्र के लोग बहुत खुश है। हमने कल फेसबुक पे वायरल किया था जी, और फेसबुक पे कम से कम 169 लोगों ने उसको शेयर किया है जी। और ये बहुत गौरव की विषय है कि हमारी ग्राम सभा भकरही के जी बौद्धमढ़ी जी पूरे देश में नाम रोशन किया है इन्होंने। इसरो में सहायक वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुए हैं और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी तरह से हमारी ग्राम सभा भकरही में लोग आगे बढ़ें और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हम लोगों से मिले ताकि उनको कोई पढ़ाई में और आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। आपने देखा है ये समाज सेवी है, उनकी भावना आपने देखा है। इंटरमीडिएट हाई स्कूल का रिजल्ट होने के बाद, निकलने के बाद इनके द्वारा बच्चों को सम्मानित करने का कार्य किया जाता है। ग्राम पंचायत में समारोह का आयोजन किया जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष जब कोविड का दौरान था तो लगातार इनके द्वारा लगातार लंच पैकेट हुआ, तमाम किटे हुई, दवा का वितरण किया गया, तमाम प्रकार के कार्य किए गए थे। ये इस क्षेत्र के अच्छे समाजसेवी में गिने जाते हैं और लगातार अच्छे उत्साहवर्धन भी इन्होंने किया है और पूरे इलाके में, बस्ती जिले में इनका नाम चर्चाओं में रहा है। हाईवे पर भी इनका लगाया गया था, कैंप लगाया गया था। विशेषगंज में एक इनका क्लिनिक है जो सेवा के लिए हमेशा खुला रहता है। लोग आते हैं, एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही भाई साहब तुरंत पहुंचते हैं, उनकी इलाज करते हैं और उनको आवश्यकता पड़ती है तो रिफर भी करते हैं। आज के लिए बस यही, नमस्कार, धन्यवाद।